हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। हम लोग 11th में आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये लेक्चर क्लास 11th के लिए है। कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पहले फर्स्ट चैप्टर में क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था लिविंग वर्ल्ड में। लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो देखा था। एनसीईआरटी के नॉर्म के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। एनसीईआरटी में जो क्लासिफिकेशन की शुरुआत हो गई है इस चैप्टर के लास्ट में, फर्स्ट चैप्टर के, तो वहाँ पर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तक हम लोगों ने देखा था। उसके आगे हम लोग ये जो सेकंड चैप्टर है इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसमें क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का डिटेल है। तो हम लोग आज इस लेक्चर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक देखेंगे एक लेक्चर में, और वहाँ तक कंप्लीट। फिर उसके बाद जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अलग अलग किंगडम्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग। ऑर्गेनिज्म को हम उनके कैरेक्टर के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, हमको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिसको हम ग्रुपिंग भी बोल देंगे। तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमने कहा था हमारे अर्थ पर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट हैं। कितने स्पीसीज हैं? 1.7 to 1.8, लगभग 17 से 18 लाख मिलियन नॉन स्पीसीज हैं इतनी। तो इनको स्टडी करना इतना आसान नहीं है, एक साथ लगभग इम्पॉसिबल है, स्टडी कर नहीं सकते। इसलिए इनको अलग अलग ग्रुप में अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो स्टडी करना आसान हो जाएगा। स्टडी करना क्यों चाहते हैं? स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एनिमल्स को स्टडी करने के बाद सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि इवोल्यूशन, उनको हम क्लासीफाई करेंगे, उनकी एफिनिटीज़ देखेंगे, सिमिलरिटी जो डिससिमिलरिटी की बेसिस पर उनको स्टडी करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे उनकी। तो इससे ये पता चलेगा कि एनिमल का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है और ये इवोल्यूशन किस दिशा में जा रहा है। ह्यूमन का आगे फिर क्या होगा, ह्यूमन के लिए क्या बेनिफिशियल है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन हैं तो हम लोग अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो ये जो स्टडी की जा रही है ये समाज सेवा के लिए नहीं की जा रही है, ये ह्यूमन वेलफेयर में की जा रही है। ह्यूमन ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। एनिमल्स के बारे में जानेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि किस एनिमल से हमें क्या फ़ायदा है, किस एनिमल से क्या नुकसान है। एनिमल से फ़ायदा है तो हम उसको उस तरह से यूज कर सकते हैं, नुकसान है तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी लाइफ से या उससे थोड़ा दूर हो सकते हैं। तो स्टडी का ये पर्पज़ होता है, हम एनिमल्स को, प्लांट्स को, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे कि बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जो उन प्लांट से तमाम तरह के एल्केलॉइड्स, तमाम तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में पता कैसे चलेगा? जब हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो अलग अलग प्लांट्स और अलग अलग एनिमल्स की स्टडी करने से हमें इकोनॉमिकली तो फ़ायदा होना ही वाला है, और साथ में हम बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि हम ये देखेंगे कि इवोल्यूशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इस वजह से हम स्टडी करना चाहते हैं। अब स्टडी करना है तो इतने एनिमल्स का एक साथ स्टडी तो हो नहीं सकता। हम ग्रुप बना लेंगे, एक जैसे एनिमल्स को एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है, और जो थोड़ा अलग है उनको अलग ग्रुप में बना लिया। अब ये जो एक जैसे थे, मिलते जुलते, अब इनको क्या करेंगे? इनमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत अलग होंगे तो उनको फिर अलग कर लेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप कई ग्रुप, छोटे छोटे टैक्सा बनाते चले जाते हैं। टैक्सा क्या है? वो ग्रुप है छोटा सा जिस ग्रुप में हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, उसका नाम है टैक्सा, ठीक है। और उससे रिलेटेड होती है टैक्सोनॉमिक यूनिट। कल मैंने टैक्सोनॉमिक यूनिट्स के बारे में बताया था, टैक्सोनॉमिक यूनिट या टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसको यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी मैंने कहा था, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें मैंने कहा था, कितने आपको बताए थे? किंगडम बताया था, किंगडम, फाइलम एनिमल में, और प्लांट में क्या बताया था बच्चों? जीनस। फिर क्या बताया था? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, और उसके बाद जीनस नहीं, फाइलम, डिवीज़न। प्लांट में यहाँ पे क्या यूज करते हैं? डिवीज़न यूज करते हैं बच्चों। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। और फाइलम की जगह क्या यूज करेंगे? डिवीज़न, जीनस, और लास्ट में क्या आएगा बच्चों? स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज मैंने कहा था सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन, और ये हो जाती है बच्चों किंगडम। ये लार्जेस्ट यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ तक बात हो चुकी थी फर्स्ट चैप्टर में, यहाँ तक दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो वहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है, अब इन सब चीज़ों के बारे में एक ग्रुप होता है, जैसे कि मैंने कहा किंगडम, तो किंगडम कौन सा होगा, जितने भी किंगडम होंगे उनको हम टैक्सा बोलेंगे। ये सब यूनिट है, यूनिट से रिलेटेड जो भी ग्रुप होंगे उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, टैक्सा। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और टैक्सा में थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे मैंने कहा किंगडम, तो मैं जब मैं कहूँगा किंगडम बच्चों, तो मैं बात कर रहा होता हूँ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ एनिमेलिया, मैंने कहा एनिमेलिया, मैंने कहा प्लांटी, मैंने कहा फंजाई या मोनेरा, प्रोटिस्टा एटसेट्रा, तो ये सब टैक्सा हैं। ये सब क्या बच्चों, ये टैक्सा है। फाइलम मैंने कहा कॉर्डेटा, अगर मैंने कहा कॉर्डेटा, तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, टैक्सा की। टैक्सा, टैक्सॉन, टैक्सा प्लूरल होता है, टैक्सॉन सिंगुलर होता है। टैक्सॉन और टैक्सा एक चीज़ में सिंगुलर प्लूरल का फ़र्क है। ठीक है, जब मैं कहूँगा क्लास, तो इसका मतलब है मैं कह रहा हूँ मैमेलिया, मैं रेप्टाइलिया कहूँगा, रेप्टीलिया, तो वो भी क्या है, क्लास है। मैं एव्स कहूँगा तो भी क्लास है। मैं एम्फीबिया कहूँगा, मैं फिशीज सुपर क्लास हो जाएगी। इसमें कॉन्ड्रेक्थीस कहूँगा तो ऑस्ट्रेक्थीस कहूँगा, तो ये सब फिशेज की क्लासेज हो जाएंगी। ठीक है, कॉर्डेटा कहूँगा या एनेलिडा कहूँगा तो वो भी फाइलम है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सब, तो ये सब बेटा क्या, ये सब क्या है, ये टैक्सा है। जब मैं कहूँगा ऑर्डर, तो ऑर्डर तो ये क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जब मैं कहूँगा प्राइमेटा, तो ये प्राइमेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑर्डर। में कहूँगा सिटेसिया, ये हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, ऐसे। फैमिली, फैमिली में मैं कहूँगा होमिनॉइडी, मैं कहूँगा सोलेनेसी, मैं कहूँगा कुकरबिटेसी, तो ये सब फैमिली हैं। फिर जीनस में मैं कह दूँगा कि होमो, मैंने कह दिया ब्रैसिका, मैं कहूँगा राना, तो ये क्या है, ये है टैक्स। ठीक है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो ग्रुप होंगे एनिमल्स के, ग्रुप होंगे एनिमल्स के, उनको हम क्या बोलेंगे, टैक्सा बोलेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, जैसे मैंने कहा मेढक, तो मेढक में, मेढक क्या है, फ्रॉग, मैंने कहा फ्रॉग या मेढक या राना, कोई भी कह दिया। अगर मैं बोल रहा हूँ फ्रॉग, तो फ्रॉग क्या है, किसी एनिमल का नाम है या किसी एनिमल के ग्रुप का नाम है, एनिमल का नाम है या फिर ग्रुप ऑफ एनिमल का नाम है। ये तो ग्रुप ऑफ एनिमल का नाम है, क्योंकि एक मेढक का नाम राना नहीं है, ये एक मेढक का नाम मेढक नहीं है। जितने भी मेढक हैं सबको आप मेढक ही बुलाओगे ना, तो उस जाति के जीव का नाम मेढक है। जैसे मैंने कहा सांप, तो उस जाति को हम सांप से बुलाते हैं। ठीक है, मैंने कहा मानव, मनुष्य, ह्यूमन, कुछ भी कह लो, तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मानव जाति की, यानी एक स्पीसीज की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टैक्सा। फ्रॉग कहूँगा, मैंने एक सरसों कहा, मैंने रोज़ कहा, लोटस कहा, मैंने ह्यूमन कहा, मैंने बिल्ली कहा, मैंने कुत्ता, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब टैक्सा की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और वो सब क्या है, स्पीसीज हैं, तो ये उससे रिलेटेड ग्रुप है। जीनस है, उससे रिलेटेड ग्रुप है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो मैंने कहा प्लांट, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं टैक्सा की बात कर रहा हूँ, मैं किंगडम लेवल पे अब बात कर रहा हूँ। मैंने कहा एनिमल, तो मैं किंगडम लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो ये भी क्या है, टैक्सा है, ग्रुप। जब भी हम किसी ग्रुप की बात करेंगे, ध्यान से सुनना, जब भी हम किसी ग्रुप की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं टैक्सा की। उससे रिलेटेड कैटेगरी की बात, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करेंगे, तो वो जैसे मैंने कहा कि, जैसे मैंने कहा फाइलम, मैंने कहा क्लास, तो ये मैं बात कर रहा हूँ कैटेगरी की। लेकिन मैंने कह दिया कि प्लांट, मैंने कह दिया एनिमल, तो बताओ एनिमल किसी ग्रुप का नाम है कि किसी एनिमल का नाम है। एनिमल तो पूरा ग्रुप है, उसमें ह्यूमन भी आएगा, कैट भी आएगी, डॉग भी आएगा, तो बड़ा ग्रुप हो गया ना। तो ये जो बड़ा ग्रुप हो गया है तो ये हो जाएगा आपका
टैक्सा, जितने भी नाम हैं, नाम जीनस में आ जाएंगे। मैंने कहा एलिफेंट, मैंने कहा काऊ, मैंने कहा फ्रॉग, ये सब टैक्सा है, ये एनिमल के नाम है। एनिमल के नाम का मतलब है जीनस है। ये क्या है? ये बच्चों जीनस से रिलेटेड है। होमो हो गया, ब्रेसिका हो गया, ये हो गया। गाय किसी एनिमल का नाम नहीं है, गाय एनिमल के ग्रुप का नाम है। एनिमल का नाम क्या हो सकता है? किसी ने अपने गाय का नाम राधा रख दिया, किसी ने अपने गाय का नाम रोजी रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो वो नाम है। कि डॉग है, डॉग तो एनिमल के ग्रुप का नाम है, लेकिन अगर आपने अपने डॉग का नाम टॉमी रख दिया तो वो पर्टिकुलर उसी एनिमल का नाम है। टॉमी सबका, हर कुत्ते का नाम नहीं होता है, लेकिन डॉग तो सभी कुत्ते हैं, तो ये पूरा ग्रुप ऑफ एनिमल है ना, इसलिए उसको टैक्सा बोलेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और टैक्सा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जब भी मैं कहूँगा प्लांट, मैं कहूँगा कॉर्डेटा, मैं कहूँगा मैमेलिया, मैं कहूँगा प्राइमेटा, ये सब जब मैं बात करूँगा तो ये टैक्सा की बात कर रहा हूँ। और ये जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, तो मैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात कर रहा होता हूँ। ठीक है, टैक्सोनॉमी बच्चों टर्म किसने दिया था? ये टर्म टैक्सोनॉमी जो है, टर्म, ये टर्म गिवन बाई, किसने दिया था? गिवन बाई APD कैंडोले। एपीडे कैंडोले ने ये नाम दिया था, एपीडी कैंडोले, इन्होंने टर्म दिया था टैक्सोनॉमी। अच्छा जल्दी से बताओ, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरोलस लिनियस। क्या नाम है इनका? कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस इनका नाम है। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने एक तो ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, दूसरा क्या है, इन्होंने एक और काम किया था, इन्होंने बाइनोमियल क्लासिफिकेशन दिया था। बाइनोमियल क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये हो गया कैरोलस लिनियस और ये हो गए एपीडे कैंडोले। ठीक है, टैक्सोनॉमी में मैंने तुम्हें कहा था हम 4 चीज़ों की स्टडी करते हैं। एक मैंने कहा था आइडेंटिफिकेशन, लास्ट क्लास में ये सब चीज़ें हुई थी, मगर रिवीजन कर रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नोमेनक्लेचर, तीसरा क्लासिफिकेशन और चौथा होता है एफिनिटीज। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है टू नो द कैरेक्टर, नोमेनक्लेचर का मतलब है उनका नामकरण करना। अगर कैरेक्टर नॉन एनिमल नॉन है तो अपने आप नाम निकल के आएगा, अगर नया एनिमल है तो किसी न किसी कैरेक्टर को बेस बनाकर उनका नाम रखना पड़ेगा, फिर उनको कैरेक्टर के हिसाब से ग्रुप में बांटना पड़ेगा, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, उसको हम क्लासिफिकेशन बोलेंगे। फिर उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज देखनी पड़ेंगी, जिसको हम कहेंगे एफिनिटीज। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस है। इन्होंने बाइनोमियल क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें 2 टर्म में एनिमल का नाम रखा जाता था। कैरोलस लिनियस ने एक और काम किया है, इन्होंने सिस्टमैटिक्स टर्म दिया है। ये याद रखना बच्चों, ये टर्म सिस्टमैटिक्स किसने दिया है? टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स लगभग एक जैसी चीज़ है। सिस्टमैटिक्स का मतलब है अरेंज करना, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करना, और क्लासिफिकेशन करने के जो रूल्स हैं उन रूल रेगुलेशन के बेसिस पर उनको क्लासीफाई करना, अलग अलग ग्रुप में ग्रुपिंग करना, सिस्टमैटिक्स बोला जाता है। ठीक है, और ये टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी में भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। टैक्सोनॉमी ब्रांच है बायोलॉजी की, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको स्टडी करना, यह टैक्सोनॉमी के अंडर आता है। और टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, एफिनिटीज, ये 4 चीज़ें आती हैं।
ठीक है। और सिस्टमेटिक्स में क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन के रूल्स, क्लासिफिकेशन कैसे करा जाता है वो सब, ये उसकी साइंस, उसकी स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये क्या है बेटा? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, या और अच्छे से बताओ तो स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ये वर्ड में लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बायोडाइवर्सिटी क्या है? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का होना बायोडाइवर्सिटी है। दिस जो ह्यूज डाइवर्सिटी एमंग ऑर्गेनिज्म इन आवर अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे तरह के एनिमल हैं, क्योंकि 17 से 18 लाख भी लास्ट स्लाइड में बताइए, 17 से 18 लाख मिलियन स्पीसीज़ हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है। तो ये सब अलग अलग है ना, तो ये जो अलग जो में विविधता, जो में डिफरेंस है, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी की स्टडी को क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। और ये टर्म किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। और बच्चों ये टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था? टैक्सोनॉमी टर्म दिया था एपिडे कैंडोले ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। वाई वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म? टू कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, क्योंकि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, दिस इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी, सो इट इज़ almost impossible to study all the organisms together, so we classify the organisms in different groups with the help of some peculiar characters, some specific characters। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन। इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, इसको हम इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है कि हम प्लांट्स को, एनिमल्स को उनके यील्ड्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। जिनसे ऑयल मिलता है उनको अलग कर दिया, जिनसे पल्स मिलती हैं उन प्लांट्स को हमने अलग कर दिया, जिनसे फ्रूट्स मिलते हैं उन प्लांट्स को हमने अलग कर दिया, जिनसे वेजिटेबल्स मिलती हैं उनको अलग कर दिया। ये बहुत ही पहले का एक शुरुआती इनिशियल क्लासिफिकेशन है, जब हम साइंटिफिक लेवल पे क्लासिफिकेशन नहीं करते थे, लेकिन तब भी प्लांट्स को क्लासिफाई तो करते थे ना। सबको पता था कि ये दलहनी फसल है, ये तिलहनी फसल है, ये नकदी फसल है, खेती के करने वाले, और फल वाले अलग। तो इन सब चीज़ों में क्लासिफिकेशन होता, फिर साइंटिफिक लेवल में क्लासिफिकेशन होने लगा। तो ये जो अभी भी क्लासिफिकेशन जो होता है, जो हम इस यील्ड के अकॉर्डिंग करते हैं, किसके अकॉर्डिंग करते हैं? यील्ड के, कि इस प्लांट से हमें क्या मिलेगा, तो उस अकॉर्डिंग अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद साइंटिफिक लेवल पे होने लगा, तो उसमें भी सबसे पहले आएगा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया था कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस अच्छा, उससे पहले ये बता दें, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी नहीं, क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी तो एक बड़ी चीज़ हो गई ना बेटा, क्लासिफिकेशन उसके अंदर आता है। ये है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ये फादर ऑफ क्लासिफिकेशन है। इन्होंने फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं। इन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया है। और सबसे पहले इन्होंने प्लांट्स को 3 टाइप में डिवाइड किया है। इन्होंने प्लांट्स को हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ में डिवाइड किया है। चलो मैं आर्टिफिशियल को भी थोड़ी देर वो बता देता हूँ। फिर हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ में इन्होंने डिवाइड किया है। उसके बाद थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस ने क्या किया? इन्होंने हर्ब्स, फिर अंडर श्रब्स, फिर श्रब्स
फिर ट्रीज। इस बेसिस पर 4 टाइप्स के प्लांट्स में डिवाइड किया है। हार्ब्स यानी कि घास, अंडरसब्स झाड़ियों से छोटी झाड़ियाँ, श्रब्स मतलब बड़ी झाड़ियाँ, और फिर बड़े पेड़ ट्रीज। इन बेसिस पे इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया। फिर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आया, और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था किसने बच्चों? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस का पहले नाम बेटा कार्ल वान लिन होता था। कार्ल वान लिन, एम नहीं है, एन है। कार्ल वान लिन ये नाम था। तो जो कार्ल वान लिन थे, इनका नाम जब से इन्होंने बायनोमियल क्लासिफिकेशन किया है तो तब से इनका नाम कैरोलस लिनियस हो गया। और वो भी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की वजह से नहीं पढ़ा, ये पढ़ा है लैटिन लैंग्वेज में काम करने की वजह से। इन्होंने बेटा 3 बुक्स लिखी हैं। उन बुक के नाम आप बताओ, चलो मैं ही बता दूँ। जब इन्होंने बायोसिस्टेमेटिक्स टर्म दिया था लास्ट क्लास में, देखो अरे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो इन्होंने सिस्टमेटिक्स टर्म दिया है, और ये टैक्सोनॉमी में जब इन्होंने बुक लिखी हैं, बहुत सारी 3 बुक्स लिखी हैं, तो कई सारे एडिशंस आ चुके हैं। तो उन्होंने क्लासिफिकेशन भी किया है, नॉमेनक्लेचर भी किया है इन्होंने, ठीक है। तो उसी से इनका नाम क्या पड़ गया है बच्चों? कार्ल वान लिन पड़ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने लैटिन लैंग्वेज में वर्क किया है। सारी बुक्स जो भी उन्होंने लिखी हैं ये किस में लिखी हैं? लैटिन लैंग्वेज में लिखी हैं। और जो नॉमेनक्लेचर बायनोमियल होता है वो भी लैटिन लैंग्वेज में होता है। इसीलिए तो उसको अंडरलाइन दोनों को, जैसे मैंने राना टिग्रीना लिखा बताया था लास्ट क्लास में, तो इसको अलग से अंडरलाइन किया है, देखो क्योंकि लैटिनाइज करने के लिए। क्योंकि लिख तो हम इसको इंग्लिश में रहे हैं ना, लैटिनाइज करने के लिए इसको हम अंडरलाइन करते हैं, या फिर टाइप करेंगे तो तिरछे अक्षरों में लिखेंगे इसको, ठीक है। तो लैटिन लैंग्वेज में काम करने के ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इनका नाम क्यों चेंज हो गया। तो इस वजह से ऑप्शन में ये भी रहता है कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इन्होंने दिया तो अपना नाम भी बायनोमियल कर लिया, ऐसा नहीं है। राइट आंसर ये होगा कि लैटिन लैंग्वेज में काम करने की वजह से इनका नाम लैटिनाइज हो गया है, ठीक है। सारी बुक्स जो लिखी लैटिन लैंग्वेज में लिखी है। लैटिन लैंग्वेज जो बेटा होती है वो आज की तारीख में डेड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? डेड लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जिस लैंग्वेज की अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, नो स्क्रिप्ट, जिसकी अपनी स्क्रिप्ट नहीं है वो लैंग्वेज डेड लैंग्वेज कही जाती है। ऐसा नहीं कि जो लैंग्वेज बोली नहीं जाती, यूज नहीं की जाती, वो डेड लैंग्वेज है, नहीं। लैटिन हम बोल रहे हैं, जैसे मैंने कहा प्लांटी, तो हम लैटिन बोल रहे हैं ना। प्लांट कहेंगे तो इंग्लिश है, बट मैं प्लांटी कहूँगा तो वो लैटिन लैंग्वेज है। अगर मैं कहूँगा कि एनिमेलिया तो वो लैटिन लैंग्वेज है। एनिमल कहूँगा तो वो कैसी लैंग्वेज? एनिमल किंगडम भी तो कहा जा सकता है ना, एनिमेलिया कहने की क्या ज़रूरत है? वो लैटिनाइज करने के लिए ऐसा हुआ है। तो इसकी कोई अपनी स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट के क्या मतलब होता है? जिसमें हम चीज़ों को लिखते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप में हिंदी को किस तरह लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं ना। जैसे मैंने कहा कहाँ हो, ऐसे लिख दिया कहाँ हो, तो व्हाट्सएप में ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या बताओ, अंग्रेजी में लिखा है कि हिंदी में? अंग्रेजी में लिखा है, कैसे हो, कैसे हो, ऐसे लिख दिया। तो बताओ ये क्या है? हिंदी है ना, बट लिखी किस में? अंग्रेजी में। तो हमने हिंदी की स्क्रिप्ट नहीं यूज की है। वैसे हम लैटिन लिख रहे हैं तो लैटिन की स्क्रिप्ट नहीं यूज कर रहे हैं, स्क्रिप्ट हम यूज कर रहे हैं इंग्लिश की। बट लिखा क्या है? राना टिग्रीना लिखा है। ये लिखा तो इंग्लिश में है, किस में लिखा है? लेकिन वो लिखा लैटिन में है, बट स्क्रिप्ट हमने किसकी यूज की है? इंग्लिश की, ठीक है। इसलिए कैरोलस लिनियस का नाम कार्ल वान लिन हो गया। अब जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है वो सुनो क्या होता है। कैरोलस लिनियस ने ये क्लासिफिकेशन दिया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वो होता है जब हम केवल 1 और 2 मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करते समय हम केवल 1 या 2 मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखते हैं। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर, जैसे कि हम केवल स्टेमेन देख रहे हैं, अदर प्लांट से मतलब नहीं। हमें प्लांट की रूट कैसी है, लीफ कैसी है, इन्फ्लोरेसेंस कैसा, हमें मतलब नहीं है। हम केवल स्टेमेन देख रहे हैं, या फिर हम केवल गायनेशियम के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, या हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुत देख लिया तो फ्लावर देख लिया,
ठीक है, फ्लावर का कोई एक करेक्टर देख लिया, फ्लावर के कोई 2 करेक्टर देख लिए, उसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, तो फिर हम उसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलेंगे। पूरे प्लांट के में क्या करेक्टर हमें नहीं मतलब है, प्लांट में केवल 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 करेक्टर देख लिया और क्लासिफिकेशन कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, अब उसको हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये जो कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं, देखो एनाटॉमिकल कैरेक्टर भी होते हैं, हम प्लांट को काट के अंदर देखें, उसमें एंडोडर्मिस कैसी है, कॉर्टेक्स कैसा है, उसमें वास्कुलर बंडल्स कैसे हैं, तो वो हो जाएगा एनाटॉमी। बट हम बाहर से देख रहे हैं, फूल कैसा है, पत्ती कैसी है, बाहर से देख रहे हैं, तो वो हो जाएगा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ध्यान में रखे, वो भी कितने, 1 या 2, तो उससे बोलेंगे आर्टिफिशियल। तो कैरोला लिनियस ने स्टेमन को ध्यान में रख के 24 फैमिलीज़ में एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड किया था, क्लासिफिकेशन किया था 24 फैमिली में। क्या ध्यान रखा था, केवल स्टेमन को ध्यान रखा था इन्होंने, और इस क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, कैरोला लिनियस की बुक्स नहीं बताई, बुक बताता हूँ। एक बुक क्या थी, सिस्टेमा नेचुरी थी, सिस्टेमा नेचुरी, जेनरा प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम, और एक थी स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम। ये आप किताबें नोट कर लेना, ये बुक्स हैं। सिस्टेमा नेचुरी, ये RAE है, सिस्टेमा नेचुरी, और यह जेनरा प्लांटेरम, यह स्पीसीज प्लांटेरम। ये इनकी कैरोला लिनियस की बुक्स है। 3 बुक्स इन्होंने लिखी थी, महज 71 साल की उम्र में बड़े काम कर गए ये। 1707 से 1778 ये इनकी उम्र है। 71 साल की उम्र थी इनकी। 1707 में इनका जन्म हुआ और 1778 में इनकी डेथ हो गई थी। और 3 किताबें इन्होंने लिखी। महज 71 साल इसलिए कह रहा हूँ, तो मुझे लगेगा कम उम्र नहीं है, लेकिन उस ज़माने में उम्र ज़्यादा होती थी। 100 पे कोई मर गया तो कम माना जाता था, बहुत लंबी लंबी उम्र होती थी। 100-120 नॉर्मल लोग जीते ही थे, एनवायरनमेंट ऐसा था। तो ये 71 साल की उम्र इनकी थी टोटल। उसने बहुत सारा काम किया है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बन गए हैं ये, और ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर उन्होंने दिया है, बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट ना। देखो ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, मतलब क्या है, 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर जब हम स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ये कैरोला लिनियस ने दिया था। कैरोला लिनियस का नाम पहले कार्ल वान लिने था। इनका नाम लैटिन लैंग्वेज में काम करने की वजह से कैरोलस लिनियस हो गया है। ठीक है, ये लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज होती है। डेड लैंग्वेज क्यों होती है, क्योंकि इसकी अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। कैरोला लिनियस ने 3 किताबें लिखी, नाम बोल रहा हूँ सुन लेना, शायद यहाँ पे समझ में ना आ रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ। सिस्टेमा नेचुरी, जेनरा प्लांटेरम, जेनरा, अरे रुको, ये जेनरा होगा, जेनरा प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम। ये 3 किताबें इन्होंने लिखी थी। ठीक है, कौन कौन सी, सिस्टेमा नेचुरी, जेनरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन जो होता है बेटा, वो ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर होता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है। यानी कि एक आर्टिफिशियल कैरेक्टर में क्या था कि 1 या 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए थे, इन्होंने ज़्यादा कैरेक्टर लिए हैं, ज़्यादा के पूरे कैरेक्टर। हम रूट भी देखेंगे प्लांट की कैसी है, हम स्टेम भी देखेंगे कैसा है, हम ये देखेंगे कि लीव्स कैसी हैं, हम ये देखेंगे कि इसमें फ्लावर कैसा आ रहा है,
ये भी देखेंगे, सब देखेंगे, उसमें स्टेमन कैसा गायनेशन टोटल देखेंगे और सब देख करके तब क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, हुकर्स क्लासिफिकेशन, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है। और जो बॉटेनिकल गार्डन बनते हैं वो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग से बॉटेनिकल गार्डन में प्लांट लगाए जाते हैं ना, तो प्लांट जिस हिसाब से क्लासिफिकेशन है उसी सीरियल से लगाते हैं। कहीं भी कोई भी प्लांट नहीं लगा देते। कोई नेचुरल प्लांट, कोई फॉरेस्ट पहले से है तो अलग बात है, उसको काट के नहीं लगाते। लेकिन अगर नया बॉटेनिकल गार्डन बनाते हैं आर्टिफिशियल, तो उसमें क्या करते हैं, फिर प्लांट को इस हिसाब से लगाया जाता है कि वो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो, पहले कौन सा लगेगा, बाद में कौन सा लगेगा, कहाँ पे कौन सा लगेगा। वो लगता है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के साथ। इन्होंने जो इंग्लैंड में रॉयल बॉटेनिकल गार्डन है उनमें काम किया है, उसके वर्कर रह चुके हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं ये। इन्होंने भी अपनी किताबें लिखी हैं। जेनरा प्लांटेरम, इन्होंने, इनकी बुक है जेनरा प्लांटेरम, घबराने की बात नहीं है। कैरोलस लिनियस ने भी किताब का भी यही नाम है, इनकी किताब का भी नाम सेम है, जेनरा प्लांटेरम, इन्होंने भी बुक लिखी है। बेंथम एंड हुकर ने भी, ठीक है। ओवरऑल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन के बेसिस पर दिया था। अब नेचुरल में हचिंसन भी आए, बेंथम एंड हुकर ने, इनका जो क्लासिफिकेशन था वो फाइलोजेनेटिक नहीं था। फाइलोजेनेटिक का मतलब है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग नहीं है। हचिंसन का जो क्लासिफिकेशन है वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग है। हचिंसन ने क्या किया था, पहले एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में इन्होंने मोनोकॉट को पहले रखा है और डाइकॉट को बाद। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उल्टा किया। इन्होंने क्या किया है, देखो मोनोकॉट को किसने रखा था पहले, बेंथम एंड हुकर ने बाद पहले रखा था, डाइकॉट को बाद में रखा है, और जिम्नोस्पर्म को बीच में कर दिया था। तो जो क्लासिफिकेशन इनका एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, वो ठीक है, इनका बेंथम एंड हुकर का भी। तो लेकिन इन्होंने यहाँ पर फाइलोजेनेटिक ध्यान नहीं रखा था, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कौन सा पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए। ये इन्होंने पहले मोनोकॉट रखा था, जिम्नोस्पर्म रखा, फिर डाइकॉट रखा था। बट इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एंजियोस्पर्म में पहले क्या रखा है, पहले रखा है डाइकॉट प्लांट, और फिर रखा है मोनोकॉट प्लांट। ये है इनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम किंगडम पे चलते हैं। अब यहाँ से हम शुरू, ये तो टाइप्स थे, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हुआ है, कि किस टाइप का क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। तो दो तरह के, एक तो सबसे पहले है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था बच्चों, यह दिया था कैरोलस लिनियस ने। मैंने तुमसे कहा था कैरोलस लिनियस का नाम तुम्हें याद हो जाएगा, याद करना नहीं पड़ेगा। तब से कितनी बार ये नाम मैं ही ले चुका हूँ, पढ़ोगे तो आप देखोगे टैक्सोनॉमी के फादर भी यही हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी इन्होंने दिया है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी इन्होंने दिया है, और टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया है, ठीक है। ये इतना सारा काम इन्होंने किया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है इन्होंने, ठीक है। किसने, कैरोलस लिनियस ने दिया। और और एक बात और, किंगडम वर्ड का यूज भी सबसे पहले इन्होंने ही किया था। किंगडम वर्ड इन्होंने कहा कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट और एक ऑर्गेनिज्म होते हैं एनिमल्स। प्लांट और एनिमल दो तरह के ऑर्गेनिज्म इन्होंने अपनी आंखों से दुनिया में देखे थे। क्या प्लांट और एनिमल के अलावा कुछ नहीं, या तो कोई प्लांट होगा या तो एनिमल होगा। तो इस बेसिस पर इन्होंने एक किंगडम बनाया, किंगडम प्लांटी, और एक किंगडम बनाया, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, ये दो किंगडम बनाए, ठीक है। किंगडम
प्लांटी और क्या बनाया बच्चों, किंगडम एनिमेलिया, ये 2 किंगडम बनाए। अब किंगडम प्लांटी में आ जाएंगे सभी प्लांट्स और किंगडम एनिमेलिया में सभी आ जाएंगे कौन, एनिमल्स। अब इनके कुछ कैरेक्टर्स देख लो, प्लांट और एनिमल को ध्यान में रखोगे तो कैरेक्टर भूलोगे नहीं। जो किंगडम प्लांटी है उनमें पहली बात तो सेल वॉल प्रेजेंट है, अगर सेल वॉल नहीं है तो उसको हम प्लांट में नहीं रखेंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है, इनमें लोकोमोशन नहीं होता है। आज तो खैर हम ये वर्ड कह नहीं सकते हैं अभी कि लोकोमोशन नहीं होता है, ये वर्ड मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा कि लोकोमोशन भी प्लांट में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें क्या होता है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट है, इसमें सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है बच्चों। और इसमें ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, फूड अपना खुद नहीं बना पाते और ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये लोकोमोशन करते हैं, इनमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और ये लोकोमोशन करते हैं, मोटाइल होते हैं, एक जगह पे दूसरी जगह पे जा सकते हैं। हालांकि आज ऐसे भी एनिमल हैं जो लोकोमोशन नहीं भी करते, इनके एक्सेप्शन है, बट वहाँ पे जो हुआ था वो हुआ था। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं इनके, तो इसमें आएंगे बच्चों प्लांट्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहीं पे कुछ मुद्दे ऐसे उठेंगे जहाँ पर ऑब्जेक्शन होगा। प्लांट्स, फंजाई इसी में रखा था, फंजाई अलग किंगडम में तब नहीं रखा गया था। प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, लाइकेन, ये सब लाइकेन, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट सबको इसी में रखा गया था, और इसमें रखा गया था एनिमल्स को, इंक्लूडिंग प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, इनको भी इसी में रखा गया था, ठीक है। यूग्लिना भी इसी में रखा था इन्होंने, यूग्लिना, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं थी। तो बात यहाँ पे मुद्दा बेटा सेल वॉल का बड़ा मुद्दा था। मेन चीज़ और भी कैरेक्टर देखे थे, बट मेन यही था कि सेल वॉल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल है तो वो प्लांट में जाएगा, सेल वॉल नहीं है तो वो एनिमल में जाएगा। जहाँ जहाँ सेल वॉल नहीं है उसको उठा के एनिमल में कर दिया, और जहाँ जहाँ सेल वॉल प्रेजेंट है उसको उठा करके कहाँ, प्लांट में कर दिया। देखोगे प्लांट्स में भी सेल वॉल है, फंजाई में भी सेल वॉल है, इसमें सेलुलोज की बनी, यहाँ पे काइटिन की बनी है। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान की होती है, बट बैक्टीरिया में भी होती है। लाइकेन में भी सेल वॉल होती है, एल्गी में भी सेल वॉल होती है। इन सबको उठा के कहाँ रखा गया, प्लांटी में रखा गया है, ठीक है। ये अब इसके बेटा कुछ एक्सेप्शन है। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन बेटा बहुत दिन तक चला। कैरोलस लिनियस का जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है बच्चों, ये बहुत दिन तक चला, बहुत दिन तक ये माना गया है। और जब ये बहुत दिन तक माना गया तो क्या हुआ कि आज भी अब तो नया पैटर्न आया है और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, बट सिंह पांडे जैन की बुक्स है, बीएससी की जो बुक्स आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भी लाइकेन, बैक्टीरिया, फंजाई को किंगडम प्लांटी के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है, बैक्टीरिया को प्लांटी में ही पढ़ा जाता है, माइकोप्लाज्मा को प्लांटी, माइकोप्लाज्मा का नाम है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। हालांकि आज वो मोनेरा का मेंबर है तो उसको क्या बोलना चाहते, जोकर ऑफ मोनेरा, लेकिन क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम नाम उसका चल रहा है। तो ये जो करके गए हैं काम, ये बहुत दिन तक माना गया, सभी साइंटिस्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, और स्टडी जो हम लोग कर रहे थे तो इसी के अकॉर्डिंग चल रहे थे। आज भी बीएससी में इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है, आज भी होती है। लेकिन क्या हुआ है, अब कुछ ऑब्जेक्शंस आने लगे थे इन पे, और जो ऑब्जेक्शंस आए वो क्या आए, ऑब्जेक्शन ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्शन पहला ये आया कि सभी एनिमल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, सबको प्लांट किंगडम में एक साथ रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक हैं कि नहीं हैं, प्लांट किंगडम में रखे गए हैं। प्लांट्स और फंजाई यूकैरियोटिक हैं कि नहीं हैं, साथ में रखे गए। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को साथ में रखा गया है बच्चों,
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को साथ में रख दिया गया है। ये एक बड़ी गलती है। अगर ऑर्गेनिज्म एक प्रोकैरियोटिक है सेल और एक यूकैरियोटिक है तो साथ में कैसे रखा जाए, अलग करना चाहिए था। दूसरा, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को साथ में रखा गया है। यूनिसेलुलर कौन है? यूनिसेलुलर आपका बहुत सारे यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं, जैसे वॉलवॉक्स हो गया, एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एल्गी हैं, वो यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। डायटम्स हैं और ऐसे वो आपके डायनोफ्लेजेट्स हैं, ये सब। और मल्टीसेलुलर में हायर प्लांट्स, हायर एल्गी, हायर फंजाई, ये सब रखे गए, सब मल्टीसेलुलर, इनको साथ में रखा गया है। तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा है, इसमें रखा गया है ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड टुगेदर इन प्लांट किंगडम। तो ये दोनों बातें, ऑटोट्रॉपिक में कौन आएगा? प्लांट्स आएंगे। हेटेरोट्रॉपिक में कौन आएगा? फंजाई आएंगे। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं हेटेरोट्रॉपिक। तो बताओ, इनको साथ में रखा गया है ना, और ये साथ में, क्योंकि एक ऑटोट्रॉपिक है और एक हेटेरोट्रॉपिक है, तो वो एक ही जगह पे कैसे आ सकता था? तो ये कुछ ऑब्जेक्शन है। कुछ ने कहा कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक आर प्लेस्ड टुगेदर इन प्लांट किंगडम। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर आर प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम टुगेदर। ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम। ये ऐसा हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसके बाद फिर ये ऑब्जेक्शन धीरे धीरे होने लगा और फिर कुछ नया हुआ। नया क्या हुआ? कुछ और चेंज इसमें हुआ। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये अर्नेस्ट होकर इन्होंने प्रोटिस्टा जोड़ दिया। देखो, प्लांटी वही रखा, प्लांटी, एनिमेलिया, और क्या जोड़ दिया? प्रोटिस्टा जोड़ा हेकल ने, अर्नेस्ट हेकल ने। और फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन उसके बाद आया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें क्या आया? उसमें आया प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा। ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। ये दिया था अर्नेस्ट हेकल ने और ये दिया था कोपलैंड ने। कोपलैंड, ठीक है, कोपलैंड। तो ये जो 4 किंगडम, अब इसे ये क्लासिफिकेशन नया नहीं था, क्योंकि ये रहा प्लांटी और ये रहा एनिमेलिया। कुछ एनिमल आप निकाल लो प्लांटी से और कुछ एनिमल निकालो एनिमेलिया से, एक नया बना दो, और 3 हो गए। 2 ये पुराने वाले 2 तो रहे ही, और नया एक और बन जाए। जैसे एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, जगह नहीं है बैठने की, 4 बच्चे और आ गए कि सर मुझे भी पढ़ना है, तो चलो एडजस्ट करके बैठ जाओ। और फिर कुछ देर बाद क्या हुआ? प्रॉब्लम्स होने लगी, गर्मी बढ़ने लगी, सफोकेशन होने लगा, और 4 बच्चे और आ गए। तो अब जगह नहीं बचे तो क्या हुआ? और आगे का मतलब ये है कि एनिमल लगातार खोजे जा रहे हैं। पहले एनिमल कम थे तो प्लांट में रख दिया, एनिमल में रख दिया, ठीक है। अब अच्छा, एनिमल और नए नए मिल रहे हैं, तो नए नए मिल रहे हैं तो नए नए तरह के मिल रहे हैं, उनमें कैरेक्टर कुछ नए हैं, तो अब उसमें एडजस्ट नहीं होगा, तो फिर आगे तीसरा बनाओ। तो इसमें मैंने कहा कि क्लास भरी हुई हो, बच्चे और आ गए तो क्या हो जाएगा? जिसमें जगह नहीं बैठने की। तो 2 क्लासें हैं, ऐसे 2 सेक्शन है, तो कहा ऐसा करो, 5 बच्चे इस क्लास से निकालो, 5 बच्चे उस क्लास से निकालो, और इस तरह से अलग कर लो, और नया सेक्शन बन जाएगा। फिर और जो नए आएंगे तो उसमें बैठा दिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ एनिमल यहाँ से निकाला, कुछ एनिमल यहाँ से निकाला, और ये नया एक किंगडम बन गया। तो वही है, इसमें भी क्या हुआ कि अभी भी नहीं बन रहा, तो अभी भी निकालो। तो यहाँ से एनिमेलिया से और प्लांटी से निकाल के नया बनाया गया, ठीक है। तो 4 किंगडम हो गए। फिर जो सबसे इवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन हुआ है क्लासिफिकेशन में, वो R.H. व्हिटेकर क्या हुआ है। तो R.H. व्हिटेकर ने सबसे पहले जो एक क्लासिफिकेशन को नया एक मोड़ दिया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना करके। तो
उसमें उन्होंने कैरेक्टर को इस हिसाब से लिया है कि फाइनल वो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन बन गया। कैसे बना अभी हम लोग देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये किसने दिया था बच्चों? ये दिया था R.H. विटेकर ने दिया था। R.H. विटेकर के अकॉर्डिंग इन्होंने 5 किंगडम्स में क्लासिफिकेशन किया था। पहला इन्होंने किया है किंगडम मोनेरा, दूसरा इन्होंने किया है किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा इन्होंने किंगडम बनाया है फंजाई, और फोर्थ है प्लांटी, और फिफ्थ है एनिमेलिया। इन्होंने क्या कहा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि जो एनिमल प्रोकैरियोटिक हैं, अब ध्यान सुनना यहाँ से, जो एनिमल कैसे हैं बच्चों, प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल है जिनमें, वो चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनको कहाँ रखा जाएगा बच्चों? उनको रखा जाएगा किसमें? सीधे रखा जाएगा किंगडम मोनेरा में। ध्यान देना, इनका एक ही मेन कैरेक्टर था, कौन सा? प्रोकैरियोटिक। अब जितने भी यूकैरियोटिक थे उनको सबको अलग कर दिया कि वो आगे के 4 ग्रुप फाइलर इसमें किंगडम में रखे जाएंगे। इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, एग्जाम्पल दिया है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एटसेट्रा। ठीक है बच्चों। प्रोटिस्टा में क्या हुआ? प्रोटिस्टा में कहा कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होंगे। आप ध्यान दो, यूनिसेलुलर कैसे? बताओ, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक तो हो ही नहीं सकते क्योंकि वो तो मोनेरा में चले गए। उन्होंने कहा सारे प्रोकैरियोटिक मोनेरा, जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं तो मोनेरा में। अब बचे कौन से? यूकैरियोटिक। तो ये यूनिसेलुलर तो होंगे बट कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे। अगर ये प्रोकैरियोटिक हुए तो कहाँ जाएंगे? मोनेरा में। और इनका कोई कैरेक्टर नहीं है। बाकी जो कैरेक्टर हैं वो सेकेंडरी कैरेक्टर हैं। मेन कैरेक्टर कौन सा है? यूनिसेलुलर। अब वो चाहे ऑटोट्रोपिक हो, चाहे हेटेरोट्रोपिक हो, चाहे कैसा भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, कैसा भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो, डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि वो यूनिसेलुलर है कि नहीं है। तो मेन कैरेक्टर इनका क्या आ गया बच्चों? यूनिसेलुलर आ गया। इनका मेन कैरेक्टर क्या आ जाएगा? इनका मेन कैरेक्टर प्रोकैरियोटिक सेल आ जाएगी। ठीक है, इनकी सेल कैसी होगी? प्रोकैरियोटिक सेल होगी। प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म इनमें आ जाएंगे। ऐसी सेल जो प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होंगे वो इसमें आएंगे, बाकी सब इसमें। अब बचा फंजाई। फंजाई में क्या होगा बच्चों? फंजाई ऐसा होगा कि फंजाई मल्टी सेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर। बताओ, यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। अब इतना यहाँ पे चेंज हुआ है कि ये तो क्या है? मल्टी सेलुलर है। यूकैरियोटिक तो ये भी है, ये भी है, तो ये इसका कैरेक्टर नहीं हुआ। क्या कैरेक्टर इसका? हेटेरोट्रोपिक है, हेटेरोट्रोपिक। और भी हेटेरोट्रोपिक में कैसा? मेनली सैप्रोफिटिक, मेनली सैप्रोफिटिक है। बताओ, सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं है? सेल वॉल प्रेजेंट है। और सेल वॉल बनी का है कि है? सेल वॉल काइटिन की बनी है। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल इसका हो जाएगा फंजाई। जितने भी फंजाई हैं सब इसमें आएंगे। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। चलो प्लांटी का देखो। प्लांटी जो होते हैं बच्चों, ये प्लांटी, जो किंगडम प्लांटी है बेटा, ये किंगडम प्लांटी भी मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर। बताओ, यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। यहाँ तक कोई नया कैरेक्टर नहीं आया, यह भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक थे।
अब नया कैरेक्टर आएगा ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। और सेल वॉल प्रेजेंट है, वो भी बनी काहे की है, सेलुलोज की बनी है। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, प्लांट्स, एल्गी, वो भी एल्गी भी प्लांट ही है, एटसेट्रा। ठीक है, प्लांट्स, एल्गी, एटसेट्रा, ये सब आ जाएंगे। प्लांट्स ही लिख लो, एल्गी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो। प्लांट्स जितने भी होंगे सभी प्लांट्स आ जाएंगे इसमें। एनिमेलिया क्या है, एनिमेलिया की कहानी थोड़ी सी अलग है। एनिमेलिया जो होंगे ये कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर, तो ये भी होंगे, यहाँ तक तो मैच करेंगे। मल्टी सेलुलर। बताओ यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ऑटोट्रॉपिक की हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। सेल वॉल काहे की बनी है इनमें, तो सेल वॉल किसी चीज़ की नहीं बनी है क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट है। इस तरह से ये क्लासिफिकेशन हुआ है। ये क्लासिफिकेशन है बेटा किंगडम, ये पांच किंगडम में पूरे जीव जगत को, पूरे एनिमल जितने भी किंगडम है सबको डिवाइड, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। हाँ, इन्होंने लाइकेन और वायरस को इसमें शामिल नहीं किया अपनी क्लासिफिकेशन में। वायरस और लाइकेन्स को छोड़ करके प्रियांस और कुछ ऐसे हैं वायरॉइड्स जिनका इसी चैप्टर में लास्ट में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये सब आ जाएंगे, बैक्टीरिया से लेकर के एनिमल तक आ जाएंगे। अब देखो किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, यूकैरियोटिक आएंगे। फंजाई में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आएंगे। हेटेरोट्रॉपिक में कैसे, मेनली सैप्रोफिटिक होंगे। सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होगी और सेल वॉल काइटिन की बनी होगी, एग्जाम्पल फंजाई होंगे। प्लांटी क्या होंगे, प्लांटी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक और ऑटोट्रॉपिक, ये इनका मेन कैरेक्टर निकल के आ रहा है। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक, केवल ऑटोट्रॉपिक कहोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि प्रोटिस्टा के बहुत से मेंबर भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा के बहुत से मेंबर भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं बट वो यूनिसेलुलर हैं। मोनेरा के बहुत से मेंबर भी ऑटोट्रॉपिक हैं बट वो प्रोकैरियोटिक हैं। तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक ये पूरा प्लांट का किंगडम है। इसमें से एक भी हटा लोगे तो ये इसका कैरेक्टर खो जाएगा। जैसे मैं यूकैरियोटिक की जगह प्रोकैरियोटिक कर दूं तो ऑटोट्रॉपिक रहने दो, तब ये प्लांट नहीं रहेगा, समझो इस बात को। मल्टीसेलुलर हटा लो तो भी ये प्लांट नहीं रहेगा, मल्टीसेलुलर ही होना चाहिए, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक और ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, एनिमेलिया में क्या होगा, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉपिक, और सेल वॉल नहीं। ये सब इसका कैरेक्टर है किसका, एनिमेलिया किंगडम का। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे कौन कौन से कैरेक्टर इन्होंने लिए हैं, किस कैरेक्टर के बेसिस पर विटेकर ने ये क्लासिफिकेशन किया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये कैरेक्टर बताने के बाद बेटा मैं एक एक किंगडम को उठाऊंगा, जैसे किंगडम मोनेरा, तो किंगडम मोनेरा के बारे में बात करूंगा तो डिटेल स्टडी होगी किंगडम मोनेरा की। फिर प्रोटिस्टा के बाद किंगडम फंजाई, ये इस चैप्टर में ये 3 की डिटेल है। फिर प्लांटी और एनिमेलिया के लिए अलग चैप्टर दिया हुआ है बेटा। चैप्टर 3 में आपको प्लांटी पढ़ना है और फिर चैप्टर 4 में एनिमेलिया पढ़ना है। ठीक है, एनिमेलिया और प्लांटी अलग अलग पढ़ना है और इस चैप्टर में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई डिटेल में पढ़ना है और इसकी केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में है। फिर लाइकेन, वायरस और प्रियॉन्स, वायराइड, इनके बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। आज इस लेक्चर को मैं यहीं तक रखूँगा, लेक्चर को ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा। मैंने कहा था कि 5 किंगडम तक आज कराऊँगा, इसलिए मैंने यहाँ तक इसको आज किया है। ठीक है, और अगर मैं इसको बताऊँगा तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इस वजह से यहीं तक रखूँगा। इसके आगे मैं कल क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोनेरा और प्रोटिस्टा को मैं कल दोनों को कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो कल भी आप लोग रहेंगे क्लास में। खैर ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप अपने हिसाब से कभी भी देख रहे हैं और कुछ ऑनलाइन भी लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं 10th और 12th के लिए। 11th के लिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल को फिर भी आप सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो जब भी ये लेक्चर आएगा तो आपको वो मिल जाएगा आपके फ़ोन में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।